हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किशन फ्रॉम किशन मैथ्स। आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्या, तो जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन स्टेज 1 सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका जो प्रीवियस ईयर है, यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हम एक बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। मेरा मानना है कि ये बुक सबके पास होगी। दी प्लेटफॉर्म की एक बहुत ही फेमस बुक है, रेलवे मैथमेटिक्स 3200 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। उसी का जो ये दूसरा पार्ट है, आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन स्टेज सीबीटी एग्ज़ाम 2018, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। इसमें अगर हम लोग आते हैं इस सेगमेंट में, तो सबसे पहले मिलेगा हम लोग को आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का जो 9 तारीख 8वां महीना में हुआ है, उसका शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2050। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से सोचिए। कह रहा है कि एक क्लास है, एक क्लास में 9 छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत है वो 12 है, यानी जो बॉयज़ हैं उनका जो औसत है ना, वो एवरेज वो 12 है, और जितनी छात्राएं हैं कि उनका एवरेज दे रखा है 14। और सभी छात्रों के यदि हम कुल प्राप्तांकों का औसत देखते हैं तो वो दे रखा है 13.1। तो कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। यानी कि यदि हम नंबर ऑफ बॉयज़ हमको पता है, और यदि हम सिर्फ नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप मुझे एक बताओ, क्या दे रखा है, बॉयज़ और गर्ल्स। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जितने भी बॉयज़ हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है, 12, और जो गर्ल्स है ना, उनका एवरेज दे रखा है 14, और ओवरऑल जो उनका एवरेज है वो कितना है, 13.1। अब हम क्या करते हैं ना, इसमें हम एलिगेशन लगाते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हम लोग यहाँ लिखेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो 14 में से जब हम 13.1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.9, और जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 1.1। यदि मैं पूछूं दोनों का रेशियो कितना है, तो अब क्या कहोगे, 9:11। इसका मतलब अगर नंबर बॉयज़ 9 है तो गर्ल्स कितनी होंगी, 11। यदि बॉयज़ 9 है तो गर्ल्स कितनी होंगी, 11। तो एक जो क्वेश्चन है उसमें हमारा जो वॉइस है एक्चुअल में कितना दे रखा है, 9, यानी 9 की वैल्यू दे रखी है 9। कितनी गुनी है, एक गिनू। तो हम इसको 11 को भी क्या कर देंगे, एक गुना कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा, 11। यानी कि जो गर्ल्स है ना क्लास में वो 11 है और लड़की है, और जो लड़के हैं ना वो 9 हैं। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 + 11, यानी कि 20। यही तो होंगे ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। यही पूछ रहा है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी, तो कितनी छात्र थी, 20। हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो और खुद से बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे 64 को काट के आप 54 कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा ही मिस प्रिंट है। कह रहा है ना, एक थैला है जिसमें लाल और नीले रंग के गेंदों के रखे गए हैं। और एक और बात कर रहा है ना, इनके संख्याओं का अनुपात जो है ना स्थिर है। अनुपात स्थिर है, इसका मतलब क्या, अनुपात स्थिर है इसका अर्थ ये होता है ना कि उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। यानी कि अभी मान लेते हैं रेड और ब्लू, अगर इनका रेशियो यही है ना, तो हमेशा इनका रेशियो भी वही होगा। पहले केस में क्या दे रखा है कि उसमें 44 गेंद थे, यानी रेड जो है ना उसमें कितने थे, 44। और दूसरा दे रखा है नीले गेंदों की संख्या कितनी है, 36। नीलो गेंदों की कितनी संख्या दे रखी है, 36। और कह रहा है यदि नीलो गेंदों की संख्या हम 54 कर देते हैं तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। मैंने मान लिया ना, थैलों में जो लाल गेंद है उनकी संख्या x है। और आपको पता है कि दे क्या रखा है, जितने भी रेड और नीले यानी ब्लू गेंद है ना, उनका
जो रेशियो है वो हमेशा क्या है? स्थिर है। यानी कि अभी जो रेशियो होगा, ये वाला जो रेशियो होगा, ये बराबर होगा इस वाले रेशियो के। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो काटते हैं हम इसको 4 से, 11 चौका 44, 9 चौका 36 और 9 से काटते हैं 54 को, कितना आएगा 6। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ये 6 जो है इधर जा इस 11 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 66। यानी हमारी वैल्यू क्या आई? 66। और एक्स हमने माना क्या था? नंबर ऑफ रेड बॉल्स। यानी कितना दिया हुआ है? 66। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? 66। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2052। इस क्वेश्चन को पढ़े और खुद से करने की कोशिश करें। एक और बात, इस गोलार्ध जो है ना, इस गोलार्ध को काट के आप गोला कर लो, इसे सिर्फ गोला कर लो। कह रहा ना, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो है, आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का जो है ना, उसकी ऊंचाई का क्या है? 1/3 है। ये गोले के आयतन के बराबर है। तो कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध, गोलार्ध नहीं गोला, गोले की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे दे रहा है ना, जो शंकु है उसके आधार की त्रिज्या, जो शंकु है उसके आधार की त्रिज्या 1/3 है। यानी आधार की त्रिज्या को हम यदि x मान लें, सॉरी, ऊंचाई का त्रिज्या जो है ना, ऊंचाई की 1/3 है। यदि हम उसके हाइट को क्या कर लेते हैं ना, x मान लेते हैं, तो हमारा रेडियस कितना निकल के आएगा? x/3। ऊंचाई का 1/3 है, यदि ऊंचाई को x मान लेते हैं तो हमारा रेडियस कितना होगा? x/3। ठीक है। यानी हाइट यदि x है तो रेडियस कितना निकल गया? x/3। तो क्या हम इसका जो वॉल्यूम होगा वो निकाल सकते हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, एक गोले के आयतन के बराबर है। गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको बराबर करेंगे गोले के आयतन के, यानी 4/3 पाई आर क्यू। मैंने इसके रेडियस जो है ना कैपिटल आर मान लिया। गोला का जो रेडियस है उसको मैंने क्या मान लिया? कैपिटल आर। तो आप मुझे बताओ, ई3 से क्या ई3 कट जाएगा? ई पाई से क्या ई पाई कट जाएगा? तो आप यहाँ पे क्या आ गया? x³/9। और यहाँ क्या आ गया? 4 और r³ यानी 4r³। अब मैं पूछूँ r³ की वैल्यू कितनी होगी? तो ये जो 4 है इधर जाके गुना हो जाएगा, यानी x³ 9 गुना 4। यदि मैं कहूँ कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ r की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्यूबिक रूट करेंगे। जब हम क्यूबिक रूट करेंगे r³ का तो r आएगा, और इसका जब हम लोग क्यूबिक रूट करेंगे तो आएगा x/(9) इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 4। यही आएगा। अब हमने क्या किया ना, गोला का जो त्रिज्या हमने निकाल लिया है, और शंकु की त्रिज्या मैंने निकाल लिया है x के टर्म में, और गोला का त्रिज्या भी मैंने x के टर्म में निकाल लिया है। तो कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या यानी कि x/3 और गोला की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? गोला की त्रिज्या कितना निकल के आया है? x/(9) इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 4। यहीं आया है। क्या ये x से x कट जाएगा, और जो नीचे वाला टर्म है ये उलट के चला जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा। बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा? (9) इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 4, और बटे में कितना है यहाँ पे? बटे में यहाँ पे है 3। ये बताइए, क्या 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? 3 का पावर 2/3। जो क्यूबिक रूट होता है इसका मतलब क्या होता है? बटे में 1। जो पावर होगा ना 1/3 होगा। यानी कि 3 का स्क्वायर और बटे में कितना आ गया? 3 गुना क्यूबिक रूट ऑफ 4 बटे में कितना है? 3। और जो नीचे है उसका पावर कितना है? 1। क्या इसको हम भाग देंगे, जब इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से हम भाग देंगे तो 1 जाके ऊपर घट जाएगा, तो कितना आएगा? 3 का पावर 2/3 माइनस 1 गुना क्यूबिक रूट ऑफ 4। क्या यहीं आएगा? तो आप मुझे एक बात बताओ, 2/3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? -1/3। यानी 3 के पावर कितना है? -1/3 गुना क्यूबिक रूट ऑफ 4। यहीं आएगा।
जब भी पावर माइनस होता है ना, तो वो पलट के नीचे की ओर चला आता है, यानी क्यूबिक रूट ऑफ 4 बटे में क्यूबिक रूट ऑफ 3, और यही हमारा क्या होगा आंसर, जो कि यहाँ कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब भी x का पावर -1 होता है ना, वो पलट जाता है, यानी 1/x हो जाता है। यदि x बाई वाई टू द पावर -1 है, तो ये भी पलट जाएगा, तो y बटे में क्या हो जाएगा x। ठीक है। यदि मान लो 3 बटा जैसे 4 दिया हुआ और इसका पावर दिया हुआ -1, तो क्या होता है, ये पलट जाता है, ये क्या होता है 4/3 होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर 5 के पावर अगर -1 होता है, तो क्या होता है 1/5 पलट जाएगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2053। इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है ना, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है। माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर हमको ज्ञात करना है दिए गए क्रम में। कह रहा है ना, बहुलक और माध्यिका, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर जो है ना वो 2 है। बीच का अंतर 2 है। तो कह रहा है माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा? आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं बहुलक को x मान लूँ, तो माध्यिका क्या होगा x+2 होगा। क्योंकि दोनों का अंतर गैप हमको क्या रखना है, 2 ही रखना है। गैप हम लोग को 2 रखना है, तो बहुलक यदि x है, तो माध्यिका होगा x+2। और हमसे पूछ क्या रहा है, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर हमको बताइए। आप लोग को पता होगा मीन माइनस मॉड, यह बराबर होता है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन के। मीन मतलब माध्य, मॉड मतलब बहुलक, मीन मतलब माध्य, और मीडियन मतलब होता है माध्यिका। ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, ये जो 3 है ना, इसको भीतर ले जाते हैं हम, तो क्या आएगा, मीन माइनस मॉड, ये बराबर होगा 3 इंटू मीन माइनस 3 इंटू मीडियन के। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो मीन है उसको हम लेके जाएंगे उधर तो घट जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 2 मीन। अब ये जो -3 मीडियन है, इसको क्या कर रहा हूँ ना मैं इधर लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 मीडियन, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ माइनस मॉड। ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या मीडियन हमको पता है, मीडियन यानी माध्यिका, माध्यिका पता है x+2, और मॉड पता है, हाँ x है। मॉड यानी मतलब क्या, बहुलक, बहुलक मैंने कितना माना था x, यानी कि इसकी वैल्यू है x और इसकी वैल्यू है x+2। एक बात आप मुझे बताओ, 3 गुना करना है ना, 3 गुना मीडियन यानी 3 गुना क्या माध्यिका, 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6 माइनस x, ये बराबर हो किसका होगा 2 इंटू मीन के। अब मैं यहाँ से निकालूँ मीन, बताओ मेरा, तो क्या करोगे आप, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 6, और जो ये 2 था, इस 2 से हमको भाग करना होगा, तो आपको क्या आएगा x+3, यानी मीन निकल के आया मेरा कितना x+3। मीन कहने का मतलब क्या, माध्य। और आपको पता है ना मीडियन कितना दे रखा है, दे नहीं रखा है, मैंने कितना एज्यूम किया था। मीडियन मतलब क्या, माध्यिका। तो आप मीडियन यहाँ पे देखोगे कितना है x+2। अब मैं पूछूं इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि मीन और मीडियन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो क्या करना है, जब भी डिफरेंस पूछे ना, तो सबसे बड़े वाले को छोटे वाले में घटा देते हैं हम, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे। तो आप यहाँ पे करोगे क्या, x+3 माइनस x+2, कितना है आपका, एक्स एक्स कट जाएगा, 3 में से 2 घटा 1, यानी जो दोनों का डिफरेंस आया ना वो 1 है। और हमसे क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, माध्यिका और माध्य के बीच अंतर क्या होगा 1, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा डी। ठीक है। आगे बढ़ें। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2054। क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से समझने की कोशिश करिए। कह रहा है ना, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और
उन दोनों स्टेटमेंट पे आपको क्या करना है? विचार करना है। और जो एक प्रश्न दे रखा है, उसका उत्तर देने के लिए क्या वो दोनों कथन जो हमारे 1 और 2 पर्याप्त हैं? इसी के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। कह रहा है ना, कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही? कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप मुझे पूछ रहा है ना, कौन-सा स्टेटमेंट क्या है? इनफ है, यानी कि पर्याप्त है। तो आप मुझे एक बात बताओ, एबीसी की बिक्री कैसी रही? ये मुझे निकालना है। स्टेटमेंट पहला पढ़ते हैं हम लोग। दे रखा है क्या ना, कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से क्या किया, बेचा है। 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से 75,000 साबुन बेचा है। ठीक है, हमको ये पता चल गया कि एबीसी जो है ना, वो साबुन का काम मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, यानी साबुन को बेच रही है, बना रही है और फिर बेच रही है। 75,000 साबुन बेच रही है 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से। चलिए, कंपनी के बारे में बहुत सारी बात लगी। अगर अब मुझे पूछे टोटल इनकम कितना है, तो हम इस सबको गुना कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही उन सब की कोई ज़रूरत है नहीं। बस हमको पता लगाना है कि एबीसी जो है ना, उसकी बिक्री कैसे रही। और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग, तो दे रहा है क्या ना, उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। इस लाइन से हमें ये बात पता चलता है ना, कि कंपनी जो एबीसी है, वो सिर्फ और सिर्फ साबुन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके पास और कोई दूसरा उत्पाद जो है ना, प्रोडक्ट नहीं है। और जो सिर्फ साबुन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका सेल कैसा है, तो 75,000 यूनिट बेच रही है 70 रुपए के रेट से। और क्या बेचती है कंपनी, सिर्फ और सिर्फ साबुन बेचती है। इसके अलावा वो कंपनी कोई रेट, मतलब कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं बेच रही है। तो आप तो इस दोनों का अगर स्टेटमेंट में शामिल करते हैं ना, तो कंपनी एबीसी के बारे में हमें पूरी बिक्री के बारे में पता चल जाता है। उसकी पूरी बिक्री के बारे में क्या होता है, पता चल जा रहा है। कंपनी एबीसी ने ये बेचा, वो बेचा, और वो क्या-क्या बेच रहा है, वो सारा पता चल गया। यानी कि हमारा जो प्रश्न है ना, उसका उत्तर देने के लिए, यानी आंसर करने के लिए हमको दोनों स्टेटमेंट पर्याप्त हैं। यानी कि क्या करें, कथन ए, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन ए और दो दोनों ही उचित जवाब देने के लिए क्या है, पर्याप्त हैं। यानी ऑप्शन मेरा आंसर कितना आ गया, आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2055। इस क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप तुरंत फटाक से आंसर कर सकते हो। कह रहा है ना, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में ना 992 रुपये हो जाती है। यानी जो 992 दे रखा है ना, ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट कहने का मतलब क्या, अमाउंट है ये हमारा। अमाउंट कहने का मतलब ये जो ना मिश्र धन है। तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था, यानी हमारा जो मूलधन था ना, उसके बारे में ये पूछ रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9.5। ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी वार्षिक साधारण ब्याज कितना है, 9.5। और समय दे रखा है 6 साल। यदि मुझे ओवरऑल परसेंटेज इंटरेस्ट निकालना हो, ओवरऑल परसेंटेज इंटरेस्ट निकालना हो पूरे के पूरे 6 साल का, तो मैं क्या करूँगा, जो रेट है उसमें टाइम को गुना कर दूंगा, तो आएगा मेरा 9 और ये 3 57। इन 57% जो है ना, मेरा साधारण ब्याज होगा पूरे के पूरे कितने, 6 साल का। मेरा साधारण ब्याज कितना होगा, 57%। एक बात मुझे बताओ, 57% किसका, प्रिंसिपल का, यानी मूलधन का। और कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में क्या होती है, 100%। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितना आएगा, 157%। और ये 157% क्या है, ये अमाउंट ही तो है हमारा। अमाउंट यानी क्या, निश्चित। प्रिंसिपल अपने आप में 100% थी, उसमें मैंने ब्याज 57% जोड़ दिया, 157% हो गई। और जो प्रश्न है ना, इसकी वैल्यू 942 दे रखी है। आपको नहीं लगता 150 गुना 6 करोगे तो 900, और 7 में गुना 6 करोगे तो 42। सीधा सीधा दिख रहा है कितना गुना है, 6 गुना है। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, 100%। अब हम लोग क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे। जब ये 6 गुना था, ये कितना गुना था, 6 गुना था, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 6 गुना कर देंगे, तो सीधा सीधा कितना आ गया, 100। तो हमारा आंसर कितना आ गया, सी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2056। कह रहा है ना कि 15,336 का वर्गमूल कौन सा है। देखिए, इस क्वेश्चन के करने का तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ट्रेडिशनली मेथड है कि हम निकालेंगे
अपना जो प्रोसेस है उसके साथ, या फिर हम इसको स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? एक बात बताओ मुझे आप जब 128 का स्क्वायर करोगे, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4, 8 छठी 64, 4। आपको यूनिट डिजिट कितना चाहिए? 6, यानी ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। अब देखो, आप इसका जब स्क्वायर करोगे, तो 2 दूनी 4 आएगा, और आपको यूनिट डिजिट चाहिए कितना? 6, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अब देखो, 4 का स्क्वायर करोगे तो 6, और यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 6, यानी यूनिट डिजिट से काम नहीं चला। अब देखो, जब भी हमको स्क्वायर रूट निकालना हो ना, तो अंतिम से 2 डिजिट ले लो, ये पहला, ये दूसरा, और उसके बाद है ना स्लैश डाल दो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कितना है? 153, 153 है, और या तो 124 हो सकता है आंसर, या 134 हो सकता है। एक बात मुझे बताओ, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144, और फिर मैं पूछूँ 13 का स्क्वायर? 169। तो आप मुझे एक बात बताओ, 153 कहाँ होगा? क्या इन दोनों के बीच में होगा? बिल्कुल। इसका मतलब हमारा आंसर कौन-सा होगा? 124। ये वाला नहीं हो सकता है। यदि यहाँ पे 153 ना रह के 159 होता, या उससे बड़ा होता, 159 होता, या फिर 159 से क्या होता? बड़ा होता, तो हम 13 दे सकते थे। दे सकते क्या थे? उस समय केस में यही आंसर जाता हमारा। लेकिन क्या है, 159 से छोटा है, तो हमारा क्या होगा? 12, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, देखो, जब 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तो यहाँ पे जो डाटा होगा ना, या तो 144 होगा, फिर एक, या फिर 144 से बड़ा होगा, और 159 से छोटा होगा, ठीक है? अगर ऐसे समझ में नहीं आया, तो हम इसको दूसरे तरीका से देखते हैं। एक बात बताओ, या तो ऑप्शन 124 हो सकता है, या फिर 134 हो सकता है। 124 हो सकता है, या फिर 134 हो सकता है। मैंने क्या किया ना, इन दोनों के बीच का एक नंबर ले लिया, जिसका स्क्वायर निकालना आसान हो। तो इसके बीच का एक ऐसा नंबर है 130, जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना बेहद आसान है। यदि हम 130 का स्क्वायर करते हैं, तो कितना आएगा? 169, और लास्ट में डबल ज़ीरो। तो एक बात बताओ, ये जो हमको जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, कितना है? 15,376, और 130 का स्क्वायर रूट कितना है? स्क्वायर कितना है? 16,900। यानी ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, ये इससे तो छोटी है, 16,900 से तो छोटी है। यानी जो स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होगा ना, वो 130 से छोटा होगा, और 130 से छोटा कौन-सा है? 124, यानी हमारा कौन-सा होगा? 124, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और इसको बनाइए आप लोग। कह रहा है ना, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकर ए, बी, सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। ए, बी, सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी, टैंकर ए बी से है ना 2 गुना तेज है, और टैंकर बी जो है ना ए से 2 गुना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है? ये टैंकर ए, ये टैंकर बी, और ये टैंकर सी। अब कह रहे हैं टैंकर जो सी है, वो टैंकर बी से 2 गुना तेज है, यानी टैंकर जो सी है, वो बी से क्या है? 2 गुना तेज है। और कह रहे हैं जो टैंकर बी है, ये जो टैंकर बी है, वो टैंकर ए से 2 गुना तेज है। मैंने मान लिया ना, एक टैंकर जो है ना, उसकी एफिशिएंसी 1 है, यानी कि वो 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है। तो बी कितना करेगा? 2 यूनिट करेगा 1 घंटे में, और सी कितना करेगा? इससे 2 गुना, यानी कि 4 यूनिट करेगा 1 घंटे में। मैं पूछूँ, तीनों के तीनों मिला के 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे? तो 4 2 6 1 7, 7 यूनिट काम करेंगे ये लोग 1 घंटे में। और मैं पूछूँ, ये तीनों मिल के ना उस स्विमिंग पूल को 10 घंटे में भरते हैं। यदि मैं 10 से गुना कर देता हूँ, तो कितना होगा? 70 यूनिट। यानी कि टोटल वर्क हमारा क्या है? 70 यूनिट है। टोटल वर्क हमारा निकल के आएगा 70 यूनिट। अब देखिए, कह रहा है ना, यदि टैंक स्विमिंग पूल को ना टैंकर ए अकेले भरता है, तो कितना घंटा समय लगेगा? एक मुझे बात बताओ, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। अगर ए की एफिशिएंसी के साथ ये 70 यूनिट भरता है, तो कितना घंटे लगेगा इसको? 70 घंटे लगेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सी, 70 घंटे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है ना, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को खिड़की तक पहुंचती है, जो सड़क के
किनारे की ज़मीन से ना 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क की दूसरी ओर लगाया जाए, तो ये खिड़की के 5 मीटर तक पहुँचती है। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। कह रहा है, ये ना एक सड़क है। इसके दोनों तरफ कह सकते हैं या फिर मकान है, ठीक है? अगर सड़क को हम यहाँ पे बीच में किसी बिंदु पे रखते हैं, सड़क नहीं, सीढ़ी को, और इस साइड हम लोग क्या करते हैं, उसको झुका देते हैं, तो यह खिड़की तक पहुँचता है। यह खिड़की तक पहुँचता है और इस खिड़की जो है, वो ज़मीन से कितना ऊपर है? 12 मीटर ऊपर है। और जो ये हमारा जो लैडर है, यानी कि सीढ़ी, इसकी लेंथ दे रखी है 13 मीटर। अब जब इस सीढ़ी को इस साइड ना रख के अगर इस साइड रखते हैं, इस साइड रखते हैं, तो दूसरी तरफ जो ना, ये जहाँ खिड़की तक पहुँचती है, उसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर, यानी कि ज़मीन से इसकी खिड़की की ऊँचाई कितनी है? 5, और सीढ़ी की लंबाई जो दे रखी है ना, वो 13 दे रखी है, तो 13 यहाँ पे भी होगा, 13 यहाँ पे भी होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 90 डिग्री होगा? ये 90 डिग्री होगा। आप एक ट्रिपलेट जानते होंगे, 5, 12, 13, जिसमें जो 13 होता है ना, वो हाइपोटेन्यूस होता है। ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? ये होगा आपका 5। अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा? 12। यानी से यहाँ तक की लेंथ 12 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी? 5। यदि मैं पूछूँ सड़क की टोटल चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? तो आप कहोगे 5 + 12 यानी कि 17। 17 मीटर हमारी क्या निकल के आई? सड़क की चौड़ाई। और हमसे पूछ क्या रहा था? सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। कितना निकल के आया? 12, 5, 17। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? आप मुझे एक बात बताओ, सबसे छोटी त्रिभुजाकार संख्या कौन सी है? या फिर मैं ये कहूँ पहली त्रिभुजाकार संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे 0। ठीक है, पहली त्रिभुजाकार संख्या कौन सी है? तो 0। जैसे ही हमको दूसरी त्रिभुजाकार संख्या निकालनी होगी, तो क्या करेंगे? 0 में 1 जोड़ देंगे। कितना आएगा? 1। एंड दूसरी जो त्रिभुजाकार संख्या होगी वह 1 होगी। अब मुझे निकालना है तीसरी त्रिभुजाकार संख्या। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, 0 से लेके 2 तक लिखूँगा, इससे 1 कम तक लिखूँगा और सबको जोड़ दूँगा, 2, 1, 3, यानी मेरी तीसरी त्रिभुजाकार संख्या निकल के आई 3। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर सॉरी, चौथी है ना त्रिभुजाकार संख्या। तो क्या करेंगे हम लोग? 0 से लेके 3 तक लिखेंगे और ध के सबको भी जोड़ देंगे। 3 2 5 1 6। ठीक है, अब मुझे बताओ पाँचवीं त्रिभुजाकार संख्या। तो क्या करेंगे? 0 से लेके 4 तक लिखेंगे, 3 जोड़ 4, और सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 4 4 10। अब मैं पूछूँ छठी त्रिभुजाकार संख्या क्या है? तो 0 से लेके 5 तक लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आया? 15। और इसी तरह हम लोग करते चले जाएँगे। मेरा आगे का जो भी त्रिभुजाकार संख्या है, वो क्या होगा? निकलते चला जाएगा। अब कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? तो 3 क्या त्रिभुजाकार संख्या है? हाँ, 3 एक त्रिभुजाकार संख्या है। 15, 15 क्या एक त्रिभुजाकार संख्या है? हाँ, 15 एक त्रिभुजाकार संख्या है। अब कहता है ना 5 और 10, 10 क्या एक त्रिभुजाकार संख्या है? 10, तो हाँ, 10 भी हमारी त्रिभुजाकार संख्या है। अब आता है 5, क्या 5 एक त्रिभुजाकार संख्या है? तो आप देखोगे ना 5 इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो 5 जो है ना हमारा त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? डी, यानी कि 5। आगे बढ़े, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग और अच्छे से इसको समझते हैं। क्वेश्चन पढ़िए इसको। कह रहा है ना कि एक वृत्त दिया हुआ है और इसमें जो है ना चाप ए बी को आगे बढ़ाते हैं डी बिंदु तक, और डी से हम लोग क्या करते हैं? एक टेंजेंट डालते हैं डी ई, और दे के रखा है क्या? ए बी बराबर 12 है, डी ई की लेंथ 8 है, और तो बताइए हमको मेरा बी डी का लेंथ क्या होगा? ये जो एक डी है ना, ये डी पॉइंट, इस डी पॉइंट से क्या डाला गया है? ई पर टेंजेंट डाला गया है,
और डी पॉइंट से ना हम लोग एक सेकंड खींचते हैं, यानी कि छेदक रेखा खींचते हैं। डी से हम लोग क्या करते हैं, एक छेदक रेखा ये वाली खींच रहे हैं। तो कह रहा है ना बी से डी की लंबाई क्या होगी, इसमें जो ए बी की लंबाई है वो दे रखी है कितनी, 12, और डी से ई की लंबाई दे रखी है कितनी, 8। अब कह रहा है बी से डी की लंबाई क्या है, ये लेंथ हमको क्या कर रहा है, ये लेंथ हमसे पूछ रहा है। मैंने माना ना ये लेंथ एक्स है। आपको सबको पता है इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसका स्क्वायर करते हैं जो टेंजेंट होता है उसका स्क्वायर जो है ना, ये वाली लेंथ और ये पूरी लेंथ, दोनों को मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि डी ई का स्क्वायर यह बराबर होता है ये लेंथ यानी कि बी डी, और ये पूरी लेंथ यानी कि ए डी, इसके क्या होता है, बराबर होता है। अब मुझे आप बताओ डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64। ठीक है, और बी डी की लेंथ कितनी दे रखी है, एक्स, और ए से डी की लेंथ कितनी दे रखी है, यानी पूरी लेंथ कितनी दे रखी है, पूरी ये वाली 12 प्लस एक्स, क्या इतनी दे रखी है। ठीक है अब हम यहाँ देख रहे हैं ना कि मेरा एक इक्वेशन मिल रहा है। या तो हम चाहे तो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बेसिक से पूरा, या फिर हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं ना, ऑप्शन को है ना देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो 6, यदि हम 6 रखते हैं यहाँ पे तो कितना आएगा, 12 6 18, 18 छक नहीं आ रहा है, 118 छक हमारा क्या आएगा, 64 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या, 5, यदि हम 5 रखते हैं तो 12 5 17 और 5 85, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी 6 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं ऑप्शन 4, 4 रखते हैं आप इसमें तो क्या आएगा, 4 और 12 4 16, 64 आ गया, यानी कि ऑप्शन हमारा डी क्या होगा, सही होगा। यदि लेकिन हम चाहे नहीं, हमको पूरा अगर बेसिक से सॉल्व करना है तो करेंगे क्या करेंगे, इस एक्स को भीतर भेजते हैं, इस एक्स को इससे भी गुना करना होगा और इस एक्स को इससे भी गुना करना होगा। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 64। इस 64 को है ना इस साइड लाते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। देखो इसको मैं क्या करता हूँ ना, दो भाग में ऐसा डिवाइड ऐसे तोड़ूंगा जिनको आपस में गुना करे तो कितना आ जाए, -64x²। एक काम करते हैं, इसको 16x लेते हैं और इसको कितना लेते हैं, -4x, -4x। ठीक है, और ये x² ये -64 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x इंटू एक्स प्लस 16, इसमें से 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं x प्लस 16 यहाँ पे भी है, x प्लस 16 यहाँ पे भी है, दोनों तरफ से कॉमन लेते हैं, x प्लस 16 और x माइनस क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो ना यहाँ से x की हमको एक मिलती है वैल्यू -16 और x की एक वैल्यू मिलती है 4। ठीक है, तो चूंकि ये निगेटिव है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 4। एक बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था -64 इज इक्वल टू 0, यदि हम चाहें ना तो इतना करना नहीं पड़ेगा, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं इस लोग को। कैसे, देखो इसको दो भाग में पहले डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हमको। तो एक भाग कितना निकल के आया था, +16, और दूसरा भाग -4। अब हम क्या करेंगे ना, जो x² का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1, उसको कोफिशिएंट से ना भाग देते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे ना, जो साइन है ना बदल देंगे, जैसे 16 के पहले प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, और 4 के पहले क्या है, माइनस है तो इसको हम लोग कर देंगे प्लस। तो यानी कि x की हमारी दो वैल्यू निकल के आ गई, एक 16 -16 और दूसरी +4, और निगेटिव है तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर डी। अब हम लोग आगे जाते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है ना, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण जो है ना अविनाश यानी दूसरा वाला जो है वो 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। तो कह रहा है पहले 12 मास का लाभ, यानी पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना है, यानी मतलब जो हमारी जो राशि है
वो 1 साल तक लगी हुई है। 2 व्यक्ति हैं, एक उमर और दूसरा क्या है? अविनाश। उमर जो है ना वो 10,000 रुपए की राशि को क्या करता है? इन्वेस्ट करता है और जो अविनाश है वो 15,000 रुपए की राशि को क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। और वित्तीय समस्या आ रहा है जिसके कारण अविनाश जो है ना वो 8 महीने तक के अपने पैसों को क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। लेकिन उमर के पास तो कोई समस्या वगैरह नहीं है या फिर उसका चर्चा भी नहीं किया हुआ और कह रहा 12 माह का लाभ दोनों में किस अनुपात में बाँटा जाना है। यानी उम्र का जो पैसा है ना वो पूरे के पूरे 12 महीनों तक लगा रहा। तो देखिए जो भी प्रॉफ़िट हम लोग इन दोनों के बीच जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, वो प्रिंसिपल या फिर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रिंसिपल इनटू टाइम के रेशियो में डिवाइड करेंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि हम लोग गुना करें तो कितना आएगा? 12 और 4 ज़ीरो है तो 4 ज़ीरो डाल दो, 1,20,000 और यहाँ पे गुना कर देते हैं 15 अठे 120 और 3 ज़ीरो थे 3 ज़ीरो डाल दो, यानी 1,20,000 यहाँ पे भी आया। यदि मैं दोनों का रेशियो निकालूँ तो कितना आएगा? 1:1। कहने का मतलब ये है कि 1:1 आया। इसका मतलब कि जो लाभ है ना, वो दोनों के बीच बराबर बँटेगा। लाभ अमाउंट हमारी जो होगी, वो दोनों को क्या मिलेगा? बराबर-बराबर मिलेगा, ठीक है? तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इससे आगे जो है ना